ये आके बोलते ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा है। इनकी क्या मजाल के मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरा भाई। पहले तो सिर्फ हम आरएसएस को इस चीज़ का जिम्मेदार मानते थे, अब एक दूसरी विंग निकल आई है जो मुस्लिम आरएसएस है, जो ओवैसी साहब की पार्टी है एमआईएम। तो जो इनकी सोच है वो उनकी सोच है, वो हिंदू हिंदू करते रहते हैं, मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी की यूपी के चुनाव से पहले एंट्री हो चुकी है। एंट्री अभी अगर हम देखें तो ज़बरदस्त है। जिस तरह से उनका आगाज़ हुआ है, वो जिस तरह यूपी में दाखिल हुए हैं, जितने उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, जिस अंदाज में वो बोल रहे हैं, वो बोलने का अंदाज़, वो दाखिल होने का अंदाज़ एक तरह से खलबली मचाने वाला है। खलबली मची हुई दिख भी रही है। जिस तरह से सेकुलर दल कहे जाने वाली पार्टियां उनको निशाना बना रही हैं, उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवैसी के आने से यूपी में बेचैनी है। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तकरीर कर रहे हैं, उनके कार्यक्रमों में भीड़ आ रही है। रोड शो भी ज़बरदस्त हो रहे हैं, उनमें वाहनों की तादाद काफ़ी ज़्यादा दिखती है। स्वागत का अंदाज भी निराला है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये भीड़, ये उनकी तकरीरें क्या वोटों को उसी तरह से अपने हक़ में कर सकेंगी जिस तरह की उन्हें उम्मीद है? विधानसभा की कुछ सीट मिल पाएंगी, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अभी इसी पर सस्पेंस है कि वो यूपी में कितना प्रभाव डाल सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करें तो उनके खिलाफ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या फिर और दल, जिस तरह से तकरीर हो रही हैं वो काफ़ी आक्रामक हैं। अभी पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा यहाँ आई हुई थी। द लीडर हिंदी ने उनसे ख़ास बातचीत की। तब उन्होंने ओवैसी की पार्टी एआईएम को मुस्लिम आरएसएस बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आरएसएस हिंदुओं की बात करती है, उसी तरह से ओवैसी मुस्लिम करके बंटवारा कर रहे हैं। अगर उनका मकसद मुसलमानों के वोट को एक करना होता तो वो पीस पार्टी से समझौता करते। ऐसा नहीं है कि ओवैसी इस बात को भांप नहीं रहे हैं कि उन पर यूपी में क्या इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, किस तरह से उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है मुसलमान वोटों के बंटवारे के लिए, इसका अंदाज़ा उन्हें है। और वो तकरीरों में उनकी झलक भी रहा है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि जब मैं नहीं था तो फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ किस तरह से जीत गई, इसका जवाब वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से मांग रहे हैं। उनकी पार्टी के दूसरे लोगों का भी यही कहना है। वो जिस तरह से आक्रामक हैं दूसरे दलों के लिए, उससे टकराव की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले जिस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है, उसका कोई बैरियर नहीं है। वो बैरियर तोड़ के काफ़ी आगे निकल रही है। हमने सुमैया राणा के आरोपों को लेकर बरेली में एमआईएम के नेता सैयद गुलफाम अली से बात की, तो उन्होंने भी तीखे अंदाज में उनके आरोपों का जवाब दिया है। हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता से भी बात की है कि ओवैसी यहाँ यूपी में कितना प्रभाव डाल पाएंगे। उन्होंने भी काफ़ी कुछ ऐसा कहा है जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कोई एक ऐसी शख्सियत का नाम ले लें जो मोतबर हो, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, जो समाज में एक अच्छा पॉजिटिव अपनी अप्रोच रखता हो। कोई एक ऐसा नाम हमें एमआईएम बताए जो उनके साथ हो। फिर वो कहेंगे अतीक अहमद को ले आया। अतीक अहमद इस कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। हमारे कायदे आज़म जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब के साथ 3 बार अप्रोच किया है सीतापुर जेल में मिलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? इतनी हमदर्दियाँ हैं एमआईएम वालों को। कोई एक व्यक्ति मुझे बताए, मैंने तो उनके प्रवक्ता से कहा था आप मुझे एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो मोतबर हो। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, वो देखिए गांव कस्बों में एक अलग है। जो बड़े बड़े इदारे हैं, देवबंद है, नदवा है, इसके अलावा बरेली शरीफ के जो बड़े मदरसे हैं, इनमें से कौन आपके साथ है? फॉलोअर्स इनके होते हैं। छोटे कब्जे में आप जाइए और उनको भी मालूम है। साथ में तो आते नहीं, कोई नदवा ऐसा कोई चुनावी वो नहीं है उनका। नहीं, आप समझे नहीं बात। बरेली में भी ऐसा नहीं है। वो मौलाना तौक़ीर अदा खान से मिलके गए। सुनिए, तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि हम तो उसी खानवादे से ही हैं। उन सब का रुझान होता है और वहाँ पर ये बात होती है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। अगर ये इतने बड़े
शेरवानी और टोपी के बाद खड़े होकर मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नदवा कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप अगर वो सही होते तो ये बात रुझान उनका सामने आने लगता। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका, बहुत बड़ा तबका ओवैसी को कुछ नहीं मानता है। ये उन लोगों को बहका सकते हैं कि जो लोग मॉब लिंचिंग्स में मारे जा रहे हैं, जो लोग, आप किसके साथ खड़े हो गए? आपका खुद एक पदाधिकारी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, आपका एक इतना बड़ा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मार दिया जाता है, आप आज तक उसके घर नहीं गए, क्योंकि इनको एक बहुत बड़ी पार्टी जो इस वक्त सत्ता में है उसका पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, पूरा आईटी सेल काम करता है इनके लिए, इसलिए ये बीच बीच में आके इस तरीके का खलफशार मचाते हैं। वैसे ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी लीडरशिप डेवलप करना चाहिए, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा दोहाई ओवैसी जी देते हैं, और उनके पार्टी के नाम में ही उस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नाम है उनकी पार्टी का, जिसमें सिर्फ मुस्लिमीन लफ्ज़ आता है। अगर हम देश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हम सब मिल करके ये देश बना है। तो आप जब किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं, देश की नहीं करते हैं, तो आप सेक्युलर नहीं हैं। आप संविधान पढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले तो संविधान आपको पढ़ना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के हवाले से बात करें, इन्होंने एक बीच में शोशा उठाया था कि डिप्टी सीएम क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे मुसलमान। मैं कहती हूँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर आप नेताजी की सरकार से लेकर के जब भी रही है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या उसमें आजम खान साहब का कद तमाम उप मुख्यमंत्रियों से ऊपर रहा है? ये दर्जा रहा है, ये रुतबा रहा है, ये इज्जत रही है। वो किसने दी? नेताजी ने दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी। तो आप सिर्फ मुसलमानों की बात कैसे कर रहे हैं? हमेशा रहे हैं, लेकिन आपको क्योंकि जहर घोलना है तो आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। आपको ये दिखाना है कि मैं हूँ मुसलमान का फेस, सिर्फ फेस की लड़ाई है ये सारी, और कुछ नहीं है। आप मुसलमान समझ चुके हैं, जज्बाती कौम है, आप उनके जज्बात से खेल रहे हैं। तो फिर आप क्यों गैर मुसलमानों के साथ जो पार्टीज़ हैं उनके साथ आप गठबंधन कर रहे हो, और आप किसी मुस्लिम, आप पीस पार्टी के साथ क्यों नहीं जा रहे हो? अगर आप सच में हितैषी होते, आप सच में सोचते कि आपको अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, तो आप कभी इस तरीके के अंगारे ना भिजवाते, आप हिकमत अपनाते। और पहले तो आप अपनी पार्टी का नाम ठीक करिए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी एक की बात करें। आप एक तंजीम तो खोल सकते हैं मुस्लिम के नाम से, लेकिन आप पार्टी नहीं बना सकते हैं मुसलमानों के नाम से। हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मुझे कांटों में भी मुस्कुराने की आदत है। उनकी एक बहन कांग्रेस के अंदर अरसे से काम कर रही हैं। कांग्रेस की नीतियाँ आरएसएस की नीतियों से बहुत कुछ मेल खाती हैं, क्योंकि ये भी एक भागीदारी आरएसएस की कांग्रेस की रह चुकी है। कि सुमैया राणा जी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में शायद जानकारी नहीं है। सन 60 से हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हमारा सिंबल रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है, और नहीं तो जब चाहें वो गूगल पर सर्च कर लें। किसी को पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। समाजवादी पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगे, काशीराम पे भी इल्ज़ाम लगे कि कांग्रेस के एजेंट हैं, और वक्तन वक्तन सारी पार्टियों पे इल्ज़ाम लगते रहे। इल्ज़ाम से हम नहीं घबराते, हमें काम करना है। हमने अपने दरवाजे बार बार हर मंच से उत्तर प्रदेश की जगह जगह कहा कि गठबंधन की बात है, हमसे कर लो। अगर हमसे बात नहीं कर सकते तो जो हमारे साथ गठबंधन में हैं लोग, उनसे बात कर लो। हम तो सबसे गठबंधन तैयार है करने को। कोई आए तो इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, अमल के जामे में आना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी आएगी। अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो निश्चित समझ लीजिएगा हमारी बगैर मौजूदगी के, हमारे बगैर सहयोग के, हमारे बगैर समर्थन के समाजवादी पार्टी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। क्योंकि उनके वालिद मोहतरम कह चुके हैं कि मैं जिस वक्त बीजेपी की अगर हुकूमत बन गई तो निश्चित मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाऊंगा जहां से आया हूं। दूसरी चीज़, अब पहले वो अपने घर के अंदर ही तय करें कि कांग्रेस के साथ समाजवादी बनवाएंगी, अपनी बहन के साथ खुद शरीक होंगी, या अपनी बहन को उनके साथ शरीक करेंगी अखिलेश जी के। वो 403 सीटों पर लड़ रही है समाजवादी, और 403 सीटों पर लड़ रही है कांग्रेस। तो पहले वो खुद तय कर लें कि वो कहाँ है, और उनका इत्तेहाद उनके घर में कितना है। वालिद मोहतरम कहीं हैं और दोनों बेटियां कहीं हैं। ये अपनी अपनी राजनीतिक भूख और सत्ता का लालच ही दर्शाता है। जैसे सुमैया राणा आई थी, इससे पहले यहाँ अबू आसिम आज़मी आए थे,
जिनका ये कहना था कि मुसलमानों ने कभी अपना लीडर किसी मुसलमान को तस्लीम नहीं किया है, हमेशा दूसरे ही वर्ग के लोगों को अपना लीडर चुनता रहा। जिसे अपना लीडर मुसलमान चुन रहा है वो पाकिस्तान जाकर चुन रहा है। देखिए, अबू आज़मी साहब चंद रोज़ पहले, चंद साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें ओवैसी साहब से उन्होंने अपनी सीट के लिए भीख मांगी थी, तो उनकी सीट पे ओवैसी साहब ने कैंडिडेट नहीं लाया। और वो वीडियो भी है हमारे पास जिसमें ओवैसी साहब अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत ख़त्म ना हो, अबू आज़मी को जिता दो, वो एक बोलने वाला है। बीजेपी और एमआईएम में आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है? मुझे तो शायद नहीं लगता, हो सकता है आपको लगता हो। तो मुझे तो दोनों ही एक सिक्के के जो है वो अलग अलग पहलू नज़र आते हैं, सिक्का ही की नज़र आती है कि दोनों ही वो जब अपनी स्पीचें देते हैं तो सिर्फ कुछ बातें उनकी जो होती हैं वो मेल खाती हैं। वो जब वोट मांगते हैं तो अगर वो वोट इस बात मांगते हैं कि मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, मुसलमानों की हालत अच्छी करने के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन वो इस बात वोट मांगते हैं कि एक जो हिंदुस्तान की बड़ी आबादी है उसने आप पर जुल्म किया है और इस बात पर वोट दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है। सिर्फ अपनी गद्दी पाने के लिए ये लोग हिंदुस्तान का जो असली वजूद है वो सेकुलरिज्म है, मोहब्बत है, प्रेम है, करुणा है, उसे ख़त्म करके इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय बर्बादी के। और ये बर्बाद हिंदुस्तान को कर चुके हैं, मगर अभी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चीज़ कभी आप देखते हैं जिसमें अगर कोई बीमारी होती है तो बहुत सारे टेस्ट होने के बाद में सामने आती है या बहुत परेशानी होने के बाद सामने आती है। उसी तरह से जब ये सरकार जो है या तो बिल्कुल चली जाएगी या ये सरकार एक दफ़ा और आएगी, अगर इसी उस पर रही, तब जो है वो टेस्ट हो जाएंगे बहुत सारे, तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान जो 70 साल 80 साल में जो हिंदुस्तान ने कमाया था वो सब गर्क हो गया, बर्बाद हो गया, मिट गया। हमारा पैगाम है, हमारे अजदाद जो हैं, हम अपने अजदादों को, बुज़ुर्गों को बेवकूफ़ नहीं मानते। जो लोग मानते हैं, जो बीजेपी को और एमआईएम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो शायद अपने बुज़ुर्गों को बेवकूफ़ मानते हैं कि उनका फ़ैसला गलत था। हमारे बुज़ुर्गों का बहुत अच्छा फ़ैसला था, उन्होंने सेकुलरिज्म ताकतों को साथ दिया और जिन्ना जैसे और आरएसएस के जो लोग थे, गॉडसे जैसे लोगों को कभी भी हिंदुस्तान की निज़ामत नहीं दी। हम उन्हीं बुज़ुर्गों की बात को और उनकी सियासी सोच को आगे बढ़ाते हुए सेकुलर हाथों में हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। देखिए, भला मुसलमानों का और हिंदुओं का या दलितों का या सिखों का नहीं होना चाहिए, भला मेरे हिंदुस्तान का होना। तस्वीर बदलने के लिए लीडरान के साथ साथ आवाम को भी कोशिश करनी है। उस मुसलमान को भी कोशिश करनी होगी जो मुसलमान गोश्त खाने पर बहुत ज़ोर देता है, अच्छे कपड़े पहनने पर बहुत ज़ोर देता है, या जो है बेटियों की शादी में बहुत सारे जहेज़ को देने में बहुत ज़ोर देता है, लेकिन जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए उन बच्चों के हाथ में जो है वो कन्नी वसूली और जो है पॉलिश करने के लिए जो है वो ब्रश थमा देता है, तो शर्म आनी चाहिए उस सोच पर। कोई भी लीडर अब आते हैं, जितने भी लीडरान जो है वो बात करते हैं, वो सिर्फ डराने की बात करते हैं, चाहे सेकुलरिज्म वाले नेता हों, चाहे हमारे खुद के लीडरान हों, चाहे वो ओवैसी साहब हों। जब भी तकरीरें करें, देखिए आप किस तरह की तकरीरें करते हैं। ऐसा लगता है कि अभी जो है वो एक हवा आएगी, गैस आएगी, वो हम सबको मार के चली जाएगी। डराने की राजनीति मत करिए, अच्छा, जैसे पढ़ाने की राजनीति करिए। ओवैसी साहब से मुसलमानों को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान ओवैसी साहब को तस्लीम ही नहीं करता। अगर मुसलमान ओवैसी साहब को या ऐसी तंजीमों को तस्लीम करता तो मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के टाइम की है, शायद 31 में, 1931 में। और उस वक्त जब मुस्लिम लीग को आज तक मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तस्लीम नहीं किया है। ये खित्ते के लोग जो हैं मुस्लिम लीग को भी तस्लीम करते चले आए, ये खित्ते के लोग जो हैं वो ओवैसी साहब को भी एक सीट पर तस्लीम कर रहे हैं, 2-4 जगह पे और वहीं के वहीं कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान जब जिन्ना को तस्लीम नहीं कर पाया तो इन्हें क्या तस्लीम करेगा। बेवकूफ़ी की उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, झूठ की जो उम्र होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये झूठ पर जो बढ़ोतरी दिख रही है, ये झूठ के बहकावे में दिख रही है। क्योंकि एक तो एक कहावत है, हमने पहले सुना, एक तो मियाँ वैसी बाबले, ऊपर से पीली भांग, वही हिसाब हो रहा है। एक तो वैसी नफ़रत का माहौल चल रहा है। अब जब एक बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को जो है वो नफ़रत दिखा रहा है, उस बड़े भाई के अंदर जो है वो मोहब्बत ख़त्म हो गई है, तो छोटा वाला भी कहीं ना कहीं भाग जाता है। तो मुझे ये लगता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को संघ बीजेपी, एमआईएम और मुस्लिम लीग जैसे लोगों के, इन ऐसी तंजीमों के बिल्कुल बहकावे में नहीं आना चाहिए। हिंदुस्तान उन हाथों में देना चाहिए जिनका मुकाबला इंग्लैंड और अमेरिका से, उनके हाथों में नहीं देना चाहिए जिनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से हो और उससे भी जो है जीडीपी कई गुना नीचे पहुंच जाए। और अवाम को जागना चाहिए। नफ़रत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, उसी का नफ़रत का ये नतीजा है कि एमआईएम जैसी पार्टियां जो 2-4 सीटें कहीं ले आई हैं। मुझे नहीं लगता, बिहार से लोगों को सबक लेना चाहिए। सेकुलर लोगों के ही कंधे पर हिंदुस्तान 47 में था, 47 से पहले भी था, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक उन्हीं लोगों के कंधों पर हिंदुस्तान रहेगा जो प्रेम की भाषा जानते हैं। लोगों को एमआईएम का ही नहीं, ओवैसी साहब का ही नहीं,
बल्कि मोदी साहब का भी उसी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए जिस ताकत के साथ हमने जो है, हमारे बुजुर्गों ने जो है वो उस वक्त के संघ का और उस वक्त के जिन्ना का विरोध किया था। उसी ताकत के साथ हमें विरोध इनका भी करना चाहिए। अगर हमारे बुजुर्ग जिन्ना का और संघ जैसी ताकतों का जो है समर्थन करते तो आज हम लोग हिंदुस्तान में सांस नहीं ले रहे होते, हम भी उन्हीं के साथ चले गए होते। हम चाहते हैं खुशहाल हिंदुस्तान, और जो सिर्फ और सिर्फ एकता से मिलेगा, और एकता में सिख हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान की बात